we can start a proper discussion on the topic, which is non-fair revenue model in railways, especially with a special focus on commercial publicity. So as we have discussed a few minutes back, whenever some party comes to railway or any other company comes to railway for the publicity or to any other body, what is the importance of publicity for them? And then we discussed the objectives of the publicity की किस ऑब्जेक्टिव के साथ कोई भी ब्रांड कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करती है। जब हम बात करते हैं कमर्शियल पब्लिसिटी की, भारतीय रेलवे में कमर्शियल पब्लिसिटी की और हमारी पॉलिसी की, तो 99 के बाद इस पर सबसे ज्यादा फोकस बढ़ने लगा कमर्शियल पब्लिसिटी के एस्पेक्ट पर, जब एक टास्क फोर्स बनाया गया था 1999 में, जिसमें कहा गया था कि जो हमारा टोटल रेवेन्यू अर्निंग है कमर्शियल पब्लिसिटी से, वह हमारे पोटेंशियल की तुलना में कई गुना कम है। In order to augment the total revenue earnings potential of the Indian Railways, the Ministry of Railways set up a task force in 1999 to submit a recommendation on generation of resources from non-traditional sources, which inter areas included earning from commercial publicity. On the basis of the recommendation of the task force in April 2000, Railway Board identified various media assets like stations, trains, level crossing gate, etc. for commercial publicity. Basically, ऐसा नहीं है कि 2000 से पहले हम लोग कमर्शियल पब्लिसिटी पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन उस समय जो हमारी स्ट्रेटजी थी वह बहुत ही बिखरी हुई स्ट्रेटजी थी कल से, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टेशनों पर फोकस करते थे कि कोई पार्टी आ गई कि हमें 10 बोर्ड या 20 बोर्ड लगाना है, बिल बोर्ड लगाने हैं छोटे छोटे स्टेशनों पर, तो उसका हम लोग परमिशन दिया करते थे। पूरे जोन की या पूरे डिवीजन की एक साथ रेवेन्यू मॉडल शेयरिंग या पर कमर्शियल पब्लिसिटी राइट देने की बात जो है उस समय नहीं की जाती थी। बट जब यह कमिटी टास्क फोर्स बनी, देन इट हैज बीन रियलाइज्ड कि भाई हम लोग कमर्शियल पब्लिसिटी से भी बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, और इसके लिए जो एरियाज आइडेंटिफाई किए गए उस समय, जिसमें स्टेशंस हुए, ट्रेन्स की ब्रांडिंग या पूरे ट्रेन्स की विनाइल रैपिंग, लेवल क्रॉसिंग गेट्स पर पब्लिसिटी, और भी जो जहां पर भी कैचमेंट एरिया है, जो जहां पर आई वॉल्स हैं, उन सारे एरियाज को आइडेंटिफाई करके कहा गया कि एक ब्रॉड गाइडलाइन रेलवे बोर्ड से बनाया जाएगा, और उसी के आधार पर सारे जोनल रेलवेज को काम करना है। उसी के परिप्रेक्ष्य में 2006 से 2012 तक जो है जो एसेट्स आइडेंटिफाई किए गए थे, उसमें कमर्शियल पब्लिसिटी के थ्रू अर्निंग बढ़ाने के लिए काम किया गया अलग अलग जगहों पर। We can just have a look. This is the figure of Railway Board. This is the zone wise earnings जो कि कमर्शियल पब्लिसिटी से होता रहा है, और आप देखेंगे कि ये जो फिगर है अलग अलग रेलवेज में अलग अलग है, लेकिन जो रेलवे जहां पोटेंशियल ज्यादा रहे, जैसे सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे, वहां की अर्निंग पहले भी ज्यादा रही है। यदि हम लोग देखें तो 346 करोड़ रुपए की 34.63 करोड़ की अर्निंग 2012-13 में रही है सेंट्रल रेलवे की, जो कि 2017-18 में बढ़कर 43 करोड़ की हो गई है। और इसी तरह से ईसीआर में 28 करोड़ अर्निंग था, जो कि बढ़कर करके 35 करोड़ हुए। सबसे ज्यादा स्कोप जो रहा जिन रेलवेज में, जैसे मैंने कहा सेंट्रल रेलवे में रहा स्कोप, नॉर्दर्न रेलवे में रहा स्कोप कमर्शियल पब्लिसिटी से अर्निंग का, मेट्रो कलकत्ता और ईस्टर्न रेलवे, इन सब जगहों की जो अर्निंग्स है वो ट्रेडिशनली भी हाई रही है, और जब नई पॉलिसीज आई तो उसमें भी सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो इन सभी रेलवे को ही मिला। सेम फिगर जो 2018 तक का हम लोगों ने देखा, अब 2019, 20, 21 और 21-22 का यदि हम लोग देखें तो कमर्शियल पब्लिसिटी से 2019-20 में 803 करोड़ रुपए 80.35 करोड़ रुपए सेंट्रल रेलवे को मिले, ईसीआर को 9.21 करोड़,
एनसीआर को 2.06 करोड़, नॉर्दर्न रेलवे को आप देखेंगे 25 करोड़ की आमदनी है, मेट्रो रेलवे को 26 करोड़, वेस्टर्न रेलवे सबसे ज्यादा लीड कर रहा है अभी, 103 करोड़ की आमदनी जो है वेस्टर्न रेलवे को है। ये 1920 में है। 1920-21 और 21-22 इसके फिगर्स को हम लोग देखें तो कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर करस्पॉन्डिंग ईयर यह फिगर बहुत ही कम है। देयर इज ए वेरी 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 बिग वेरिएशन, एक डाउनफॉल दिख रहा है एंड द रीजन इज वेल नोन टू यू। आप सबको मालूम है कि इसका रीजन क्या है। जो कोरोना के चलते जो पूरा इकोनॉमी डूम किया, उसका सीधा सीधा असर हमारे कमर्शियल पब्लिसिटी या अन्य जो नॉन फेयर रेवेन्यूज हैं उन पर पड़ा है। और यही कारण है कि न सिर्फ जो हमारे बिग जोनल रेलवे है इस मामले में, सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे, उनका अर्निंग डाउन हुआ है, बल्कि बाकी जो रेलवेज हैं उन सब के भी अर्निंग्स जो है इस पीरियड में डाउन हुए हैं। और ये जो ट्रेंड डाउनफॉल का था 2020-21 में, नाउ इन 2021-22 आल्सो वी आर हैविंग द सेम ट्रेंड। This is the figure again regarding the overall IR publicity earning. You can just have a look. उसी का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। 2012-13 में 226 करोड़ रुपए की आय हुई थी कमर्शियल पब्लिसिटी से, जो कि अलग अलग फेजेस में धीरे धीरे बढ़ती रही। बेसिकली देखिए ये फिगर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वंस अपॉन ए टाइम एक इंटरनेशनल संस्था से जब इंडियन रेलवे की पब्लिसिटी अर्निंग के पोटेंशियल को एग्जामिन करवाया गया था, उस पोटेंशियल के हिसाब से 10,000 करोड़ तक की आय जो है वह संभावित मानी गई कि इंडियन रेलवे अर्जित कर सकती है नॉन फेयर रेवेन्यू से। बट एक्चुअल में उसमें कमर्शियल पब्लिसिटी का भी बहुत बड़ा रोल होना था, लेकिन एक्चुअल में स्थिति जो रही वह थोड़ी सी भिन्न रही और हम लोग 226 करोड़ 2012-13 में अर्न किए, जो कि 2019-20 में 351 करोड़ तक पहुंचा। 2020-21 में अगेन यह कम होकर के 114 करोड़ हो गया है और 21-22 में अप टू जुलाई जो फिगर है वो है 17.35 करोड़। तो ये जो दोनों फिगर हैं पिछले लास्ट 2 ईयर के, उसका कम होने का कारण कोरोना महामारी और उसका जो हमारी इकोनॉमी पर असर पड़ा है वह है। जब हम बात करते हैं नॉन फेयर रेवेन्यू की और उसमें भी कमर्शियल पब्लिसिटी के थ्रू नॉन फेयर रेवेन्यू की, तो जहां जहां जो सेक्टर्स हम लोगों ने डिसाइड किए कि कहां से नॉन फेयर रेवेन्यू हम लोग हासिल कर सकते हैं, खास करके कमर्शियल मैटर में, तो उसमें दीज आर द सम ऑफ द areas which have been identified by the railway. One of them is advertisement at station, फिर है एडवर्टाइजमेंट ऑन कोचेस, जो कोचेस पर एडवर्टाइजमेंट्स हैं वह इनसाइड कोचेस और आउटसाइड कोचेस, इसके अलावा लोगोस को भी आइडेंटिफाई किया गया है कि वहां पर भी लोगो या उसकी पूरी पेंटिंग कर करके हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। देन advertisement through hoardings on land alongside tracks and on land near railway stations. बेसिकली ट्रैक के किनारे किनारे जो दोनों तरफ हमारा बाउंड्री वॉल है, वह भी वहां पर आई बॉल्स जो उसका है माना गया है कि बहुत हाई है, क्योंकि स्टेशन पर जब ट्रेन इंटर कर रही होती है और स्टेशन से जब ट्रेन खुल रही होती है, इन दोनों ही परिस्थितियों में गाड़ी की स्पीड कम होती है और जब गाड़ी की स्पीड कम होती है तो लोग स्टेशन पर अपने ट्रेन से बाहर खिड़की से झांकते रहते हैं, जिससे वह एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ने में सफल हो जाते हैं और सक्षम हो जाते हैं। इसीलिए उसको माना गया है कि दैट इज वेरी गुड एरिया फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, क्योंकि उसका आई बॉल जो है वह बहुत अच्छा है। हर ट्रेन में करीब 1000 से 1200 लोग सफर करते हैं। उस 1200 लोगों में से यदि 400 लोग या 300 लोगों ने भी उस एड को देख लिया, पढ़ लिया, तो उसका असर प्रोडक्ट पर पॉजिटिव असर पड़ता है। तो उस एरिया को आइडेंटिफाई किया। बेसिकली जो जिस कंपनी को हम लोगों ने दिया था सर्वे करने के लिए इंडियन रेलवेज का, उसी कंपनी ने इस एरिया को आइडेंटिफाई किया, क्योंकि यह एरिया जो है पहले अनएक्सप्लोर्ड एरिया थी और आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोकल डॉक्टर्स या लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने एडवर्टाइजमेंट्स यहाँ पर लगा दिया करते थे।
फिर जो पार्किंग ऑफ व्हीकल्स इन रेलवे लाइन अदर देन एट स्टेशंस, ये एरिया भी आइडेंटिफाई किया गया है। खास करके शहरों में कई जगह पर हमारे पास स्पेस रहा है। जैसे मैं काम कर रहा था सीनियर डीसीएम सोनपुर के रूप में, तो वहां पर हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय, इन 3 शहरों में शहर के बीच में हमारे पास लैंड था। करीब हर जगह पर 10,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का लैंड था। हाजीपुर शहर में तो बेसिकली 5 जगहों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर रखा था कि वहां पर व्हीकल की पार्किंग हो सकती है रेलवे लैंड में, और उस सारे एरिया को हम लोगों ने कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट किया। कॉमर्शियली उसमें परमिटेड पार्किंग के लिए हम लोगों ने स्पेस दिया, और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेशन का वो मॉडल साबित हुआ। देन दिस अर्निंग फ्रॉम ऐप बेस्ड कैब सर्विसेज भी चालू हुई सभी जगह पर, अलग अलग जगहों पर, जिसमें ये कैब बेस्ड सर्विसेज जो है, मुझे लगता है कि 2000 ईस्वी के बाद से मुंबई रेलवे स्टेशन पर तो बहुत पहले से रही है, कोलकाता रेलवे स्टेशन पर भी कैब बेस्ड सर्विसेज बीच बीच में रही है, और नई पॉलिसी आने के बाद छोटे छोटे शहरों में जैसे पटना में, मुजफ्फरपुर में, भोपाल तो खैर कैपिटल सिटी है, फिर भी इन सारे जगहों पर भी हम लोगों ने ऐप बेस्ड कैब सर्विसेज चालू किया। कुछ जगहों पर अनुभव बहुत अच्छे रहे, कुछ जगहों पर हमारे अनुभव खराब भी रहे हैं, लेकिन फिर भी यह रेवेन्यू जनरेशन का एक माध्यम बना है। हालांकि इससे जो अभी रेवेन्यू हम लोग को प्राप्त हो रहा है वह कंपैरेटिवली काफी कम है। जो हमारी पॉलिसी है उसमें एडवर्टाइजमेंट ऑन वैगन्स, इसके लिए भी पॉलिसी है, आप सभी जानते होंगे, विल डिस्कस इट लेटर ऑन आल्सो। फुट ओवर ब्रिज पर, रोड ओवर ब्रिज पर, रोड अंडर ब्रिज पर, और रेलवे बिल्डिंग्स यदि शहर के बीच में कहीं पर हूँ तो वहां पर लोको शेड का जो स्ट्रक्चर्स है, उन सब जगहों पर भी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए उन सब जगहों को ओपन किया गया। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, अभी मैं जिस बिल्डिंग में बैठा हुआ हूँ, ये बिहार स्टेट कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग जो है से पटना के सबसे मेन रोड जो है फ्रेजर रोड के बाहर खुलती है, और इस बिल्डिंग का जो आगे का जो स्पेस है वो पूरा का पूरा एक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को दिया हुआ है, जिसने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, और उसका किराया जो है 50 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से वो पे करता है कॉर्पोरेशन को। तो आप समझ सकते हैं कि रेट इज सो हाई, और पूरा जो वो एरिया है कम से कम 200 स्क्वायर फीट का एक बोर्ड उन लोगों ने लगा रखा है। तो एक बोर्ड मात्र से बीएसएफसी जो हमारी जो संस्था है, अभी जहाँ मैं सेमडे के रूप में काम कर रहा हूँ, वहां पर हम लोग को करीब 10 लाख रुपए पर मंथ का रेंटल चार्जेस प्राप्त हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि यदि आपका कैचमेंट एरिया अच्छा है, यदि आईबॉल्स अच्छे हैं किसी लोकेशन के, तो वहां पर बहुत बढ़िया रेट मिलता है। इसलिए ज्यादा आईबॉल्स वाले लोकेशंस के, आईबॉल्स का मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। आईबॉल्स बेसिकली है कि वह सारे लोकेशंस जहां पर दिन के 24 घंटे में कितने लोगों की नजरें जाती है। एडवर्टाइजमेंट्स में इस टर्म का उपयोग बार बार किया जाता है एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड में, क्योंकि जितना ज्यादा आईबॉल्स रहेगा उस स्पेस की, उस जगह की वैल्यूज बहुत उतनी ही ज्यादा होगी। तो जैसे मार्केट एरिया में जो स्पेस है, जो रेलवे स्टेशन का स्पेस है, वहां पर आईबॉल्स ज्यादा होते हैं कंपेयर टू जैसे एयरपोर्ट का जो स्पेस है, वहां पर आईबॉल्स कम होते हैं। तो एयरपोर्ट में विजिट करने वाले लोगों के इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के हिसाब से भी चीजें निर्धारित होती है, लेकिन जो डेली यूज के प्रोडक्ट हैं, जो लो वैल्यूज के प्रोडक्ट हैं, वहां पर सबसे ज्यादा फोकस जो है वह उन एरियाज में रहता है जहां पर सबसे ज्यादा लोग विजिट करते हैं। जैसे साबुन का प्रचार हुआ, या गंजी का प्रचार हुआ, बनियान का प्रचार हुआ, इन सब जगह पर जहां पर लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग ज्यादा विजिट करते हैं, वहां पर इस प्रकार के विज्ञापन ज्यादा आते हैं। जबकि जहां पर अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग विजिट ज्यादा करते हैं, वहां पर आप देखेंगे कि हाई वैल्यूज प्रोडक्ट्स जो हैं उसका एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है। इसके पीछे पर्पस ये होता है कि जहां पर जिस सेगमेंट के लोग, जिस इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग विजिट कर रहे हैं, उसी सेगमेंट के लोगों की सुविधा के लिए या उनको अपने प्रोडक्ट से प्रभावित करने के लिए हम लोग विज्ञापन लगाएं। ऑन बोर्ड हमने कहा कि ट्रेन के अंदर हमारा स्पेस अवेलेबल है, उसका उपयोग किया जाए,
और स्टेशन में जो स्पेस है या बाकी और जो इंफोटेनमेंट के साधन है उसमें डिस्प्ले के साथ साथ रेलवे की सूचनाएं देना और साथ ही विज्ञापन के माध्यम से आय हासिल करना, यह एक सेगमेंट, इस सेगमेंट की पहचान की गई थी। और इस सेगमेंट में भी बहुत बढ़िया काम हुआ, खास करके जो मेट्रो सिटीज हैं जैसे चेन्नई है या मुंबई है, पटना, दिल्ली, इन सब स्टेशनों पर, प्राय सभी स्टेशनों पर हम लोगों ने बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन्स लगाए और उसके माध्यम से जिस फर्म के साथ हमारा समझौता हुआ उसमें टाइम जो था उसको डिवाइड किया गया कि कितना समय हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए रखेंगे और कितना समय इंफॉर्मेशन के लिए रखेंगे। जो इंटरटेनमेंट के लिए समय था उसी में से कुछ समय एडवर्टाइजमेंट्स के लिए भी निकाले गए और रेवेन्यू जनरेट किया गया। नेक्स्ट एरिया विच हैज बीन आइडेंटिफाइड, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के विचार मंथन शिविर जो हुआ था सूरजकुंड, उसमें भी कहा था कि नए नए एरियाज की खोज कर करके, नए नए एक्टिविटीज की पहचान कर कर हम लोग को नॉन फेयर रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए। इस मॉडल के तहत प्रधानमंत्री, मैं उस इवेंट में था, सूरजकुंड वाले इवेंट में, उन्होंने कहा कि जो जिन स्टेशनों पर हमारे पास स्पेस है वहां पर बारात घर हम लोग क्यों नहीं बना सकते हैं। वी कैन हैव मैरिज हॉल, वी कैन हैव इवेंट सेंटर्स एट वेरियस लोकेशंस। और उसी मॉडल पर मुझे लगता है कि साउथ सेंट्रल रेलवे में और साउथ वेस्टर्न रेलवे में कुछ मंडलों में नए एक्टिविटीज की शुरुआत की गई, जिसमें मोबाइल सिनेमा के लिए भी हम लोगों ने स्पेस निकाला और कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए एग्जीबिशंस भी लगाए गए। हाल में हम लोगों ने खादी बोर्ड के साथ मिलकर कर करके देश के 75 स्टेशनों पर आजादी के अमृत महोत्सव मनाने के दौरान उसी प्रक्रिया में 15 अगस्त के आसपास 75 घंटों के लिए 75 आवर्स के लिए भी हैव गिवन स्पेस टू खादी बोर्ड, जो कि एक तरह से इस प्रकार की एक्टिविटीज को बढ़ावा देने का एक प्रयास माना जा सकता है। देन रेडियो, वीडियो, इंटरनेट, वाईफाई, मोबाइल एप्स, इंटरैक्टिव सर्विसेज आदि की भी पहचान की गई कि इन सब के माध्यम से भी जो स्टेशन पर हमारे लोग हैं उनको हम लोग जोड़ कर करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और इसी के साथ यह माना गया कि नॉन फेयर रेवेन्यू एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा एरिया है जहां पर कि अनलिमिटेड स्कोप्स हैं और लगातार नए नए आइडियाज आते रहते हैं। तो उस आलोक में भी फर्दर रेलवे बोर्ड ने एक पत्र जारी कर करके नॉन फेयर रेवेन्यू जनरेशन के सारे पावर जो हैं वह जोनल रेलवेज को दे दिया गया, यानी कि जो जनरल मैनेजर से कई बार कहा गया कि जो हम नए आइडियाज डेवलप करते हैं उसको रेलवे बोर्ड से अप्रूवल में मुश्किल आती है और ज्यादा समय लगता है, तो कहा गया कि ठीक है, इन दैट केस यू गिव ऑल योर सजेशन डायरेक्टली टू योर जोन एंड टेक परमिशन फ्रॉम द जीएम। कुछ रेलवे में जीएम ने भी एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लिया और उस इनिशिएटिव के तहत उन्होंने अपना जो पावर है वह और आगे करते हुए मंडलों को, यानी कि डीआरएम को, डिविजनल रेलवे मैनेजर्स को इनोवेटिव सजेशंस, इनोवेटिव आइडियाज के मामले में पूरी शक्ति प्रदान की, यानी कि फुल पावर जो है वह डीआरएम को हो गया, ताकि जो इनोवेटिव आइडियाज से जो नॉन फेयर रेवेन्यू जनरेट हो सकता है उसको पूरी तरह से कैच किया जाए, उसको पूरी तरह से हासिल किया जाए और किसी के पास शिकायत का भी कोई स्कोप न रहे। इस पर्पज से जो पावर था रेलवे बोर्ड का वह जोनल रेलवे को आया और जोनल रेलवे से फिर डिविजनल डीआरएम्स को चला गया। अभी जैसे कुछ रेलवे में यह पावर अभी भी सीएम के पास है, लेकिन कुछ रेलवे जैसे कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे में मुझे याद है कि यह पावर पूरी तरह से डेलीगेट कर दिया गया है डिवीजन को कि इनोवेटिव आइडियाज पर जो भी प्रपोजल प्राप्त हों उन सारे को आप अपने लेवल पे डील कीजिए और जितनी जल्दी हो सके परमिशन दीजिए। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था एरियाज ऑफ पब्लिसिटी। दिस इज आई थिंक रिपीटेशन ऑफ द सेम थिंग बट वी कैन जस्ट हैव इट लुक कि पब्लिसिटी जब इनसाइड स्टेशंस की बात आती है तो जो एरिया आइडेंटिफाइड है उसमें प्लाज्मा टीवी, एलसीडी है, सीसीटीवी, फेयर रिपीटर्स, रेल डिस्प्ले नेटवर्क, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इन सब जगहों पर पब्लिसिटी के स्कोप है इनसाइड स्टेशंस। फिर मोबाइल जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा
ट्रेन चलती फिरती जो गाड़ियां हैं उसमें एक तरह की विनाइल रैपिंग ऑफ द कोचेस, खास करके जो विभिन्न राज्यों की जो पर्यटन इकाइयां हैं, जो पर्यटन निगम हैं, जो टूरिज्म के लोकेशंस हैं, या जो बड़े बड़े मेले लगते हैं, वहां के सरकारें चाहती हैं कि उनके द्वारा लिए गए इनिशिएटिव की सूचना या उनके प्रदेश में लगाए जा रहे मेले या जो राष्ट्रीय इम्पोर्टेंस की जो जगह हैं, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उसकी सूचना दूर दूर तक लोगों तक जाए। तो उन लोगों ने विनाइल रैपिंग को काफी प्रेफर किया। आई डू रिमेम्बर कि मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट ने सबसे पहले इस पर काम किया था, और हमारे जो एक पूर्व चेयरमैन रहे अश्विनी लोहानी सर, वह जब मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉरपोरेशन के सीएमडी थे, सीएमडी थे, हाँ सीएमडी एमडी थे बेसिकली वहाँ के वो, तो जब एमडी थे तो उन्होंने रेलवे के साथ टाई अप किया था, और यह मॉडल बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया इस मॉडल ने। और रेलवे से भी कहा गया कि यदि हम लोग स्टेट फुल पावर दिया गया सारे डिविजन्स को, यदि स्टेट गवर्नमेंट से कोई ऑफर आता है तो आप पूरी ट्रेन को एक फिक्स्ड प्राइस पर दे सकते हैं, उसके लिए किसी प्रकार के टेंडर करने की आवश्यकता नहीं है। और अभी हम लोग रिसेंट पास्ट में देखें तो जो कुंभ मेला लगाया गया हरिद्वार में, या उत्तर प्रदेश में भी कुछ मेले लगाए गए, उस समय विनाइल रैपिंग के माध्यम से हम लोगों ने पूरी की पूरी ट्रेन जो है वह रेंट किया, उसके स्पेस को रेंट किया फॉर दिस पर्पस, विनाइल रैपिंग ऑफ कोचेस के पर्पस से किया। इस कुछ समय पहले एक और कोशिश हुई थी कि जिस ट्रेन को हम लोग जिस प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के साथ रैप करेंगे, उसका नाम भी उसके साथ हम लोग बदल देंगे, लेकिन बाद में उस पॉलिसी को सही नहीं माना गया तो उसको वापस ले लिया गया। लेकिन विनाइल रैपिंग ऑफ कोचेस की जो पॉलिसी थी वो भी चल रही है, और कई स्टेट गवर्नमेंट जो इसका लाभ भी उठा रही है। फिर था आगे पब्लिसिटी इन प्रीमियम ट्रेन लाइक राजधानी शताब्दी, पैसेंजर ट्रेन है हमारे पास, सबअर्बन ट्रेन है, वहां पर भी इंडोर पब्लिसिटी और आउटडोर पब्लिसिटी दोनों के स्कोप्स हैं। ट्रेन में फ्रेट वैगन्स हैं, जिसके लिए जब वैगन का ROH-POH हो रहा होता है उसी समय हम लोग ऑफर करते हैं। खास करके मैंने देखा कि सीमेंट कंपनियां और आयरन की जो कंपनियां हैं, आयरन एंड स्टील की कंपनियां, वो अपनी पब्लिसिटी फ्रेट वैगन्स के माध्यम से करती रही हैं। कुछ जोनल रेलवे में बहुत अच्छा काम हुआ इस पर, जिसमें एक जोनल रेलवे NC जबलपुर WCRB है, जहां पर कि वैगन पर पब्लिसिटी के माध्यम से अच्छा रेवेन्यू जनरेशन हुआ है। ब्रांडिंग ऑफ स्पेशल ट्रेन, मैंने कहा कि कुछ समय के लिए कमर्शियल ब्रांडिंग का प्रयास किया गया था, बाद में ये योजना बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन उसमें चला था, जैसे बेंगलोर राजधानी था उसका नाम कुरकुरे राजधानी एक्सप्रेस किया गया था कि प्रोडक्ट का जो है ब्रांडिंग हो, लेकिन लोगों ने अलग अलग कारणों से, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, और बाद में हम लोगों ने भी रियलाइज किया कि कुरकुरे राजधानी कहने से पूरे राजधानी एक्सप्रेस की जो महिमा है या जो उसकी गरिमा है वो खंडित होती है। तो फिर उसको हम लोगों ने सिर्फ बेंगलुरु राजधानी या त्रिवेंद्रम राजधानी इसके नाम से ही चलाना चालू किया। बट दिस वर सम ऑफ द स्कोप्स व्हिच वर आइडेंटिफाइड फॉर पब्लिसिटी थ्रू ट्रेन्स, मूविंग ट्रेन्स। फिर आउट ऑफ होम पब्लिसिटी के लिए, यानी कि जो रेलवे प्रीमिसेस हैं, जो स्टेशंस हैं, रेलवे प्रीमिसेस का तो हिस्सा है वो सब जगह, लेकिन स्टेशन का हिस्सा नहीं है, न ट्रेन का हिस्सा है, तो उन सब जगहों को भी आइडेंटिफाई किया जाए। जैसे कि लेवल क्रॉसिंग गेट हो गया, रेलवे कॉलोनी में यदि स्पेस हो है तो वहां पर हमारा स्टेडियम है, वहां होर्डिंग लगा करके जो FOBREB है उन सब जगहों पर हम लोग ऑफर करें, और उसके माध्यम से हम लोग रेवेन्यू जनरेट करें। कुछ और जो अदर एरियाज थे, जिसमें कि हमारा स्टेशनरी मटेरियल, पहले हम लोग कोच के ऊपर एक PRS चार्ट चिपकाया करते थे, उसको भी पब्लिसिटी के लिए शामिल किया गया था। अब तो वो चार्ट चिपकाया जाना बंद हो गया है, लेकिन UTS और PRS टिकटों के माध्यम से पब्लिसिटी का जो ये है पॉलिसी है वो अभी भी है। जो कमर्शियल ऑफिस है वह UTS और PRS टिकट की प्रिंटिंग का जब ऑर्डर देती है तो पब्लिसिटी रूट से भी देती है, जिसमें कि रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के आधार पर हम लोग रेवेन्यू शेयर करते हैं। जो पब्लिसिटी का जो रेवेन्यू है वह प्रिंटिंग फर्म के साथ शेयर करता है रेलवे। उस पर जो भी पॉलिसी है उसके तहत PRS टिकट की छपाई पर जो खर्चा आता है
वो पूरा का पूरा रेलवे जो है वह फर्म को पे करता है, और जो रेवेन्यू जनरेट होता है उस पर एडवर्टाइजमेंट्स लगाने से उस का जो हिस्सा है वह रेलवे को प्राप्त होता है, और एक टेंडर के थ्रू हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस फर्म को ये हम काम देंगे। जो फर्म सबसे ज्यादा रेवेन्यू शेयर करने के लिए तैयार होता है, हम लोग उसी को ये कार्य सौंपते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग रोज देखते ही रहते हैं। ये है स्टेशन प्रीमिसेस के अंदर पब्लिसिटी कैसे किया जाए, और ये केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कथकली डांस के साथ लोगों को मोटिवेट किया है कि प्लीज विजिट केरला, क्योंकि केरला में कथकली डांस है, केरला इज गॉड्स ओन कंट्री। तो ऐसी बातों के साथ ये पब्लिसिटी की गई है। ये एक एग्जांपल आप देखिए कि किसी वोडाफोन का प्रचार किया गया हमारे PRS टिकट पर, जिसमें कि बैक साइड में जो स्पेस है, हाफ ऑफ द स्पेस ऑफ द टिकट इसको, और जो सूचनाएं जरूरी हैं उसके नीचे का स्पेस, इतना स्पेस हम लोगों ने। सर स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है, नहीं बढ़ रहा है ताकि अभी स्लाइड नंबर 4 इज स्टैटिक। स्लाइड 4 चल रहा है ना? स्लाइड 5 आया? यस सर। स्लाइड 6? यस सर। 7, 8? हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे इस पर कि कैसे स्टेशन प्रेमिसेस के अंदर आप देखेंगे कि पब्लिसिटी किया गया है, और यह केरला टूरिज्म की ओर से पब्लिसिटी दिया गया, जिसमें कि पूरे ट्रेन की विनाइल रैपिंग जो है वो केरला के टूरिस्ट सेंटर्स और केरला में जो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शंस हैं उसके हिसाब से किया गया है। यह एक एग्जांपल है टिकट का, कि आप लोगों ने देखा होगा इस टिकट को। फ्रंट साइड में भी हम लोगों ने देखिए राइट कॉर्नर को, राइट साइड का जो पूरा स्पेस है और बॉटम स्पेस, यह एडवर्टाइजमेंट के लिए आइडेंटिफाई कर रखा है PRS टिकटों पर। रेलवे बोर्ड से अप्रूव्ड ये मॉडल है। और फिर बैक साइड में, लेफ्ट साइड में कुछ जरूरी इंफॉर्मेशंस एक बॉक्स में दिए गए हैं, जबकि हाफ ऑफ द साइड जो है वह एडवर्टाइजमेंट्स के लिए निर्धारित है। और जो ये बॉटम जो लाइन है थोड़ा सा, वह स्पेस भी हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट के लिए दे रखा है। कितना स्पेस हम देंगे एडवर्टाइजमेंट के लिए, इसका निर्धारण भी रेलवे बोर्ड की पॉलिसी में क्लियर कट किया हुआ है, और उसी के हिसाब से हम लोग स्पेस प्रोवाइड करते हैं। यह पटना जंक्शन का एक पुराना फोटो है। पटना जंक्शन बहुत ज्यादा बदल गया है, लेकिन ये था कि जब आउट एरिया में हम लोग स्क्रीन लगाने की बात कर रहे हैं, तो इस ढंग से बड़े बड़े स्क्रीन जो हैं स्टेशन प्रेमिसेस में लगाए जा सकते हैं, जिससे कि जो यात्री रेलवे स्टेशन में, रेलवे एरिया में प्रवेश कर रहे हैं, उनको पहली बार में ही पता चल जाए कि हमारे ट्रेन से जुड़ी हुई सूचनाएं क्या क्या है, यानी कि हमारी जो ट्रेन है वो किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, ऐसी सूचना भी मिलती रहे। और साथ ही साथ हर दूसरे सेकंड में एक ऐड भी आता रहता था, तो यात्रियों को सूचना भी मिल रही है, और साथ साथ जो पब्लिशर्स हैं, जो कंपनियां हैं, उनको अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी का मौका भी मिल रहा था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जो हमारी पॉलिसीज हैं उस पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। फिर आप लोग को एक बार आई रिक्वेस्ट अगेन कि हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं उस डिस्कशन के अलावा जो सर्कुलर्स हैं उसको एक बार आप लोग जब भी ऑफिस में जाएं तो एक बार जरूर पढ़ लें, क्योंकि जब कमर्शियल पब्लिसिटी पर हम लोग चर्चा करते हैं तो इतने ज्यादा इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं कि जब तक आप सारे इंस्ट्रक्शंस को एक बार पढ़ न लें, उस पर सुने सुनाए तरीकों से काम करना हम सबकी सेहत के लिए, किसी भी की सेहत के लिए बेहतर नहीं है। तो तमाम तरह के स्कोप होने के बावजूद आई रिक्वेस्ट कि जब भी आप कार्यालय में जाएं या जब भी आपको यह असाइनमेंट मिले कि आप नॉन फेयर रेवेन्यू पर काम करें, तो सारे पॉलिसीज को एक साथ जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये कमर्शियल ऑफिसर आप लोग में से अधिकतर होंगे कमर्शियल ऑफिसर मुझे लगता है, तो उनके लिए एक प्रॉब्लम क्या है कि जब जिस फील्ड में है या जहां पर काम करने के लिए सबसे ज्यादा इंस्ट्रक्शंस जारी होते हैं वहां पर गलतियों की संभावना सबसे ज्यादा होती है। दुर्भाग्य से नॉन फेयर रेवेन्यू एक ऐसा सेक्टर है
जिसमें पॉलिसीज लगातार चेंज होती रहती है, और यदि थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए तो शिकायत का, कंप्लेन का सबसे ज्यादा स्कोप जो है वह इसी सेगमेंट में रहता है। सच तो यह है कि जिन विषयों को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी में से एक विषय पर एक बार जब मैंने गलती कर दी तो आई गॉट अ वार्निंग फ्रॉम जीएम सर कि भाई आपने ये गलती कर दी है। और रीजन वही है कि 2 महीने पहले जो पॉलिसी आती है 1 महीने बाद बदल जाती है। आप टेंडर की प्रक्रिया में होते हैं, इस बीच पॉलिसी बदल जाती है। फैसला करना मुश्किल होता है कि हम लोग शुड बी गो मूव फॉरवर्ड विद द ओल्ड पॉलिसी, या कि अब जब पॉलिसी चेंज हो गई है तो हम लोग नई पॉलिसी के हिसाब से काम करें। तो ये सब कई बार वर्किंग लाइफ में ये सब प्रॉब्लम आते रहते हैं। लेकिन जैसे फ्रेट की पॉलिसी है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती है। कोचिंग में रेट्स की जो पॉलिसी है, जो हमारा टिकट का रेट है, ये सब भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता है, तो वहां पर काम करना अपेक्षाकृत आसान होता है। लेकिन नॉन फेयर रेवेन्यू के मामले में मैं देख रहा हूँ पिछले 20 सालों से जो ट्रेंड है वो यह है कि प्रायः हर साल कोई ना कोई नया निर्देश, कोई ना कोई नई नीति, कोई ना कोई नया सर्कुलर जो है इसके बारे में आते रहता है। और कई बार तो मैं देखता हूँ कि 1 साल के अंदर ही 8-10 नए सर्कुलर जो हैं वह नॉन फेयर रेवेन्यू के बारे में चले आए हैं। सो आई विल गिव अ हम्बल सजेशन टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज जब भी आप नॉन फेयर रेवेन्यू के मामले में काम कर रहे हैं, और जो यंग ऑफिसर होंगे उनको खास करके मैं बोलूंगा कि पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट जब आप कर रहे हैं, जब आप एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, या स्पेस लीज आउट कर रहे हैं किसी बाहरी फर्म को, उस समय प्लीज 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 बी एक्स्ट्रा केयरफुल। और थोड़ा सा मतलब लगता है कभी कभी कि ठीक है ये तो 5 लाख का ही टेंडर है या 10 लाख का ही टेंडर है, इसमें क्या ज्यादा ध्यान देना, लेकिन यह गलत हो जाता है। एक रेत कोयला की लोडिंग कर 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 करके 40 लाख या 70 लाख रुपया प्राप्त करना बहुत आसान है, लेकिन एक टेंडर पार्किंग का फाइनल कर 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 करके पर ईयर 10 लाख या 12 लाख रुपए की व्यवस्था करना यह ज्यादा टफ है। इसलिए जब कभी भी अटेंशन की बात है कि किस पर हम ज्यादा अटेंशन पे करें, एक रेक कोयले की लोडिंग से संबंधित डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए हम ज्यादा समय दें, या टेंडर पार्किंग टेंडर या एडवर्टाइजिंग टेंडर को फाइनल करने के लिए ज्यादा समय दें। माय सजेशन विल बी टू यू कि आप ज्यादा समय जो है वह दीजिए इस टाइप के टेंडर को फाइनल करने में, क्योंकि कमर्शियल फ्रेट के मामले में क्या है कि यदि थोड़ी बहुत गलती होती भी है तो उसके एडजस्टमेंट और रीएडजस्टमेंट की संभावना बनी हुई होती है। यहाँ पर वह संभावना नहीं रहती है, और गलती हो जाने के बाद फिर लिटिगेशन की भी संभावना रहती है। और लिटिगेशन के अलावा अपना जो विजिलेंस यूनिट है वह भी पता नहीं क्यों, मतलब कि हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि एडवर्टाइजमेंट या नॉन फेयर रेवेन्यू एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर लगातार एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है, और हम जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं गलतियां करने की संभावना उतनी ज्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है कि एक्सपेरिमेंट करने वाला ही गलती करेगा। जो पुराने रास्ते पे चल रहा है, जो बने बनाए रास्ते पर चल रहा है, जो लीक पर चल रहा है, उससे गलती होने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन सरकारी सिस्टम में दुर्भाग्य से ये बात लागू होती है कि आप बढ़िया काम चाहे जितना भी करें, यदि कोई एक गलती हो जाती है तो उसको सब लोग जो है इग्नोर नहीं कर पाते हैं, और वह गलती जो है कई सालों तक आपका पीछा करते रहती है, कई बार आपके लिए डिमोटिवेटिंग फैक्टर का भी काम करता है। इसीलिए मैं फिर से कहूंगा कि जब आप टेंडर करें पार्किंग का, जब आप टेंडर करें कमर्शियल पब्लिसिटी का, जब आप टेंडर करें एटीएम का, या और भी इस तरह के किसी भी मामले का, तो ऑल ऑफ यू शुड बी स्लाइटली मोर केयरफुल। जो भी नई पॉलिसीज हैं, जो भी नया सर्कुलर है, उसको अटैच कर करके जरूर देख लें, और कभी भी कंफ्यूजन हो तो उसको अपने सीनियर ऑफिसर के संज्ञान में लाते हुए बीच में टेंडर कैंसिल कर देना भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इंश्योर कीजिए कि पॉलिसी की अवहेलना न हो।